लोग इतना पॉलिटिकल गर्मी कर रहे हो ना, तो गर्मी गर्मी बोलते हैं सर, तो चर्चा बोलते हैं इसको पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल माहौल है, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल गर्मी। ठीक है, पूरा माहौल गर्म कर देता है। अच्छा है कि आजकल टीएमसी का सपोर्टर कम है। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड सर, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, चलो चलो हो गया। मेरे को थोड़ा मार्केट का थोड़ा सा ओवरव्यू देने दो सबको, क्या सिचुएशन है मेरे को भी देखने दो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। ठीक है, सर मार्केट आज गैप डाउन से स्टार्ट किया, देख पा रहे सर आप लोग? निफ्टी 50, ये सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? बोलो सर, जो लोग ऑनलाइन में हो। ऐसा দেখা যাচ্ছে। देखो कहाँ चला गया। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको कैंडल स्टिक एनालिसिस करना हो, जैसे कल हम लोग जब मार्केट को देख रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे हम लोगों ने क्या बोला क्लास करते करते, कल का क्लास याद करो। ये लग तो रहा है किसी तरह से 23,000 छू लेगा, याद है कल एक वर्ड यूज किया, किसी तरह से 23,000 छू लेगा, लेकिन पता नहीं कि 23,000 क्रॉस करेगा कि नहीं, क्योंकि मार्केट उस तरह का मोमेंटम में नहीं था। इसलिए मैंने बोला कि क्रॉस करेगी। हाँ, कल के क्लास में ही बोले, है ना? ठीक है, 23,000 छू तो लिया था सर। नहीं नहीं, 19 क्या, 23,000 छू लिया था। ये देखो, ये देखो सर, कल भी छुआ था। ये तो कल का है ना सर, ये कल का नहीं है। पहले वाला दिन भी तो छुआ था, 23,000 क्रॉस हो गया था, फिर 23,000 क्रॉस होके, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया ना। ठीक है, अच्छा इसमें जो कैंडल स्टिक्स बना था, मार्केट क्या था, अप ट्रेंड में था, है ना? फिर उसके बाद देखो, ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा है, इसको बोलते हैं बियरिश सिंगल थिंग। दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड बियरिश सिंगल। बने ये, इसमें पहले क्या बना, इसको बोलते हैं दोजी, पेपर थिन कैंडल है, इट्स कॉल्ड दोजी। पहले दोजी बना, दोजी बना के मार्केट आपको कुछ बोलता है, क्या बोलता है दोजी बना के? दोजी बना के मार्केट आपको बोलते हैं कि मार्केट इंडिसीजन में चला गया। इंडिसीजन का मतलब क्या होता है कि मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो आगे और मोमेंटम बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो जब भी मार्केट, मैंने ना तो बुल के कंट्रोल में मार्केट होता है और ना ही बियर के कंट्रोल में। बुल एंड बियर का समझते हो ना सर? मार्केट बुल के कंट्रोल में भी नहीं था प्रॉपरली, और ना ही तो बियर के कंट्रोल में था। तो जब मार्केट का कंट्रोलिंग ऐसे छूटता है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट ना इनडिसीजन में आ जाता है। फिर जब येस्टरडे वाला, मैंने कल वाला मार्केट नहीं, सॉरी परसों वाला मार्केट, उस दिन भी मार्केट डाउन चला गया, इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, बट थोड़ा सा हल्का वॉल्यूम ज्यादा था, तो यहीं से सेल थोड़ा सा चालू होता। सर ये सेल क्यों चालू हुआ था? क्योंकि अगर आप लोग देखो, नजर डालो थोड़ा, हम लोग मार्केट के बारे में चर्चा कर रहे हैं एंट्री के लिए, इस पॉइंट से याद करो। अमित शाह के भाषण से पहले हम लोगों ने बोला था कि सर एंट्री पॉइंट आ चुका है। नेक्स्ट दिन अमित शाह ने भाषण दिया कि लगा दो, 4 दिन को शेयर मार्केट रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। और वो बोलने के बाद हैमर बना। मैं आपको एकदम पूरा रिकॉर्ड सुना रहा हूँ सर, आप इवन क्लास में भी सब कुछ बोला हुआ है, 3-4 दिन से, एक हफ्ता से बोल रहे हैं। अमित शाह जिस दिन बोला उस दिन हैमर बना, ये वाला, ठीक है। फिर हैमर बनते और उसको रोकना पॉसिबल नहीं है, तो पूरा मोमेंटम देता गया। मैंने मार्केट ऑलमोस्ट 22,000 से लेके पूरा 22,000, 23,000 तक 1,000 पॉइंट का मूवमेंट दिया। और ये पूरा घटना घटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पूरा 10 से 12 दिन के अंदर, मैंने 2 हफ्ता मार्केट के हिसाब से, 2 हफ्ता, क्योंकि मार्केट 5-5, 10 दिन तो ट्रेड करता है, 4 दिन तो ऑफ रहता है, सैटरडे संडे, तो पूरा 2 हफ्ता का मोमेंटम है। और ये 2 हफ्ता बेसिकली इसी रीजन से था कि मार्केट में, अच्छा अब आज जाके आप देख रहे हो, आज नहीं सर, एक्चुअली ये लगातार 2 दिन से नेगेटिव जा रहा है। उसमें ये नेगेटिव मोमेंटम स्टार्ट करने का, यहाँ पर एक कैंडल कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था कि पॉजिटिव मोमेंटम में पहला कैंडल क्या है सर? ग्रीन। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन का मतलब ये होता है कि मार्केट अभी भी बुलिश कंट्रोल में है। बुलिश माने बायर लोग अभी भी मार्केट में इंटरेस्टेड है, पर इंटरेस्ट कम हो गया।
छोटा हो गया ना कैंडल, वॉल्यूम कम हो गया, माने जितना मात्रा पे बाइंग चल रहा था उसके हिसाब से कम हो गया। सर कौन रोक दिया पैसा डालना? सर कहीं ना कहीं एक तो पैसा डालना बंद हो गया और सेलिंग प्रेशर चालू हो गया। फर्स्ट कैंडल छोटा सा ग्रीन कैंडल और सेकंड कैंडल जो है इसको हम लोग बोलते हैं, जो लोग कैंडल स्टिक्स आगे मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा तो एक एक बात तब मैं आपको एकदम बारीकी से सिखाऊंगा कैंडल को कैसे समझते हैं एकदम फ्रॉम द वेरी बेस लेवल। ठीक है, फिलहाल मैं एप्लीकेशन मोड पे बात कर रहा हूँ, सीधा दिखा रहा हूँ कि मार्केट का इम्पैक्ट। इसको बोलते हैं मल्टीपल कैंडल स्टिक्स। और मल्टीपल कैंडल में एक सिंगल कैंडल को देख के हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ पर दो कैंडल को लगातार देख के हम लोग एक सोच सकते हैं कि मार्केट का मोमेंटम किधर जाएगा। फर्स्ट कैंडल ग्रीन है पर छोटा सा है, और सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को क्या कर लिया सर? ढक लिया, है ना? तो जब और ऊपर से रेड करके ढका, हाँ हाँ सर बियरिश है। माने फर्स्ट कैंडल ग्रीन है ना, बुलिशनेस था, माने मार्केट का प्रायर मोमेंटम क्या था? प्रायर माने पहले का मोमेंटम क्या था? बुलिश। ये कंडीशंस है कि प्रायर मोमेंटम बुलिश होगा, फिर फर्स्ट पैटर्न में ग्रीन रहेगा, सेकंड पैटर्न रेड होगा, और अगर वो उसको कंप्लीटली ढक लेता है इसका मतलब मार्केट का मोमेंटम थोड़ा सा चेंज होने वाला है। चेंज माने जो हाई मोमेंटम में चल रहा था, माने बेसिकली बुलिश था, तो बुलिशनेस थोड़ा बदलने वाला है। और अल्टीमेटली देखो कल का मार्केट आपको वही बता रहा है कि मोमेंटम बदला, और कल भी मार्केट गिरा। गिरा माने बेसिकली ऐसे बहुत कुछ नहीं गिरा, हल्का सा रेक्टिफाई हुआ, माने करेक्शन दिया। अच्छा आज देखो मार्केट में क्या हुआ, आज मार्केट ओपन ही हुआ थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर के साथ। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? হ্যাঁ স্যার বলছি যে ওই আপারে যে ক্যান্ডেলটা হয়েছে তাহলে এটা কি বিআরডি সিঙ্গেল ফিং বলা যাবে তো তাহলে? यस सर यस, दिस इज कॉल्ड बियरिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग का मतलब, शब्द का मतलब क्या होता है? इंगल्फ माने जो एक दूसरे को ढक लेता है। ठीक है, छोटा कैंडल को बड़ा कैंडल ढक लिया ना, जब छोटा कैंडल को एक बड़ा कैंडल ढक लेता है माने इंगल्फ कर लेता है, बांग्लाते आरो भालो बांग्ला बोले ग्रास করে নেবে। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल को सेकंड कैंडल ऑलमोस्ट अपने अंदर ढक लिया है, माने इसको इसका बॉडी देखो, इसका बॉडी ऑलमोस्ट इसके अंदर आ चुका है। शैडो को छोड़ सकते हो सर, शैडो को थोड़ा बहुत आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि शैडो हमेशा ढके। शैडो को थोड़ा सा किया जा सकता है। शैडो क्या होता है, इसका जो अपर शैडो है ये दिन का हाईएस्ट पॉइंट है, और इसका जो लोअर शैडो है दिन का लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू में, ये मैंने चार्ट आईक्यू में दिखा रहा हूँ, अगर आप ट्रेडिंग व्यू में मैं आपको दिखाता तो ट्रेडिंग व्यू में ना ऐसे कर्सर को रखने से दिखाता है कि ये हाईएस्ट कहाँ तक गया था और लोएस्ट कहाँ तक गया था। यहाँ पर चार्ट आईक्यू में नहीं दिखाता है, कोई बात नहीं सर, आप लोग ट्रेडिंग व्यू में यूज करते हो, सब कुछ मेरे को पता है, जो लोग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो वहां पर कर्सर रखोगे तो दिखा देता है कितना हाईएस्ट गया था कितना लोएस्ट गया था। सर फिलहाल जस्ट आपको मैं मार्केट मोमेंटम को अंडरस्टैंड करने के लिए ही बोल रहा हूँ कि ये वाला सिचुएशंस ऐसा नहीं कि अचानक से हुआ है, ये सिचुएशंस लग रहा था कि मार्केट थोड़ा सा रेक्टिफाई करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर हरामी से एंट्री हुआ था सर, एंट्री हुआ था 2 हफ्ता में, चाहे आप स्पॉट में ट्रेड कर लो, ऐसे निफ्टी तो स्पॉट में ट्रेड नहीं होता है, पर निफ्टी एक्चुअली क्या है ना, पूरा मार्केट का मिरर है, इकोनॉमी का मिरर है। लास्ट 2 हफ्ते में इंडियन इकोनॉमी की तरफ, वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या रुख क्या था, मैंने वर्ल्ड इकोनॉमी स्पेशली फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स लाइक एफआईआई डीआईआई लास्ट 1 हफ्ता में 2 हफ्ता में इंडियन मार्केट के बारे में क्या सोच रहा था, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर एफआईआई है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, उसके साथ साथ हम आप जैसे लोग भी हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेल पार्टिसिपेंट्स। तो ये मोमेंटम लास्ट 2 हफ्ता में मार्केट ने दिया। उसके बाद कल से जो हो रहा है सर, क्या लगता है क्या फिर से मार्केट अगला 5-6 दिन में, अपकमिंग वीक में, क्या मार्केट फिर से वापस नीचे आ जाएगा? नहीं आएगा। देखो कोई भी समझ सकता है, जो थोड़ा बहुत मार्केट को समझ सकता है, मार्केट क्या वापस नीचे आएगा? मैंने फिर से क्या 22,000 जोन में आएगा? 22,500 में आया, फिर वापस दे दे। 22,500 अगर बहुत ज्यादा खराब सिचुएशंस हो लास्ट आज और कल के अंदर, ठीक है, क्योंकि सोमवार से तो सिचुएशंस ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, मैंने जो कुछ भी होने वाला है, ठीक है, अभी 22,700 है, अगर 700 से गिर के, मेरे को नहीं लगता 500 जाएगा, मेरे को लगता है यही 700 के आसपास आएगा, वापस फिर से चलेगा। मैंने कल का हम लोग जो एलियट वेव थ्योरी देख रहे थे, वही अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर रहा है ना, नया मोमेंटम बना रहा है, नया मोमेंटम बना रहे हैं। कल का एलियट वेव थ्योरी याद है ना सर? ठीक है, एलियट वेव क्या सिखाता है?
এটা হচ্ছে স্যার মোটিভ আর একটা কারেক্টিভ মোড। हाँ, तो अभी मोटिव में चल रहा है कि करेक्टिव में चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? কারেক্টিভ তো মনে হয়। नहीं सर, ये मोटिव में ही चल रहा है। हाँ ডাউন ট্রেন্ড হয়েছে তো স্যার। सर, देखो वही चीजें समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा फील होता है सर कि ये वेव का मोटिव का ही पार्ट है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो सिचुएशन, या इसको आप करेक्टिव बोलोगे? मैंने ये भी तो मार्केट गिरने ही बोलते हैं इसको भी। नहीं है सर, दिस इज नॉट मार्केट करेक्शन। ये मोटिव में और करेक्टिव में क्या फर्क है सर? मोटिव में क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा बढ़ता है, फिर थोड़ा पीछे मुड़ के देखता है, फिर वो बढ़ता है। मैंने बेसिकली इसका मोमेंटम खत्म नहीं हुआ है। करेक्शन का मतलब होता है कि मार्केट अभी और बढ़ेगा नहीं, वो धीरे धीरे नीचे ही आएगा। दोनों में फर्क है। जब मार्केट में करेक्शन फेज चालू होता है ना, तो मार्केट को धीरे धीरे जितना आप हो गया है, धीरे धीरे मैंने बेसिकली वो ओवर वैल्यूड हो चुका है। उतना जाना नहीं चाहिए था, वो चला गया। क्यों? मार्केट सेंटीमेंट मार्केट को लेके चला जाता है। फिर धीरे धीरे हम लोग उसको क्या करते हैं? करेक्ट करते हैं। करेक्शन फेज जब चालू होता है तो मार्केट वापस अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के अंदर, सपोर्ट जोन के अंदर आ जाता है। तो करेक्शन फेज उस चीज को बोलते हैं जिसमें मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम डाउन रहेगा। माने यहाँ पर अगर आप बोलोगे तो ए बी सी, ये जो मूवमेंट है ये करेक्शन है। लेकिन ये जो 1 से 2 में आना या 3 से 4 में आना, या ये जो दो सिचुएशंस है, क्या इसको करेक्शन बोलोगे? हाँ, यू कैन से इट्स शॉर्ट टर्म करेक्शन बोल सकते हो, बट इट्स नॉट अ मार्केट करेक्शन। हाँ बोलो सर। नहीं सर, मैंने बेसिकली एलियट वेव इसको मोटिव भी बोलते हैं। मैंने बेसिकली मार्केट का मोटिव खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे अभी आपको जब मैंने पूछा कि सर क्या लगता है कि मार्केट क्या वापस नीचे आएगा, आप लोगों ने क्या बोला? नहीं ना। अगर वो नीचे नहीं आएगा, अगर आप लोगों को ये पूरा फीलिंग आ रहा है, इकोनॉमिकल फीलिंग आ रहा है, ठीक है, तो फिर उसको करेक्शन कैसे बोलेंगे? बेसिकली ये शॉर्ट टर्म। अच्छा, अब ये क्यों होता है थोड़ा तो नीचे है तो करेक्शन नहीं बोलेंगे। सर? इसको शॉर्ट टर्म करेक्शन बोल सकते हैं, बट मार्केट करेक्शन नहीं बोल सकते इसको। तो उस टाइम पे एक बार जो देखो, आगे तो वो वाला करेक्शन। हाँ, करेक्शन क्या है? जैसे मानो एक ओवरऑल सिचुएशन देखो, जैसे ये जो देखो 22,700, ये पहले जो चल रहा था 22,700 में पहले भी मार्केट गया था। ये जो जोन में अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है, ये नियर रेजिस्टेंस के आसपास में है। ठीक है, ये जो 22,700 में मार्केट पहले भी था, यहाँ से मार्केट 22,700 में गया था, फिर मार्केट करेक्शन होकर वापस 21,750 पे आया था। ठीक है, फिर से मार्केट इस जोन से फिर से 22,700 में गया था, वापस मार्केट नीचे आके वापस 21,700 में आया था, 22,000 में। देखो ये जो सिचुएशंस है, इसमें ये जो दोनों सिचुएशंस हुआ है सर, वी कैन से दैट इट्स अ करेक्शन फेज। माने शॉर्ट टर्म पर्पस में हम इसे करेक्शन बोल सकते हैं। अगर तुम और थोड़ा सा लंबा सिचुएशन देखो यहाँ पर, क्योंकि मैंने जस्ट एकदम आसपास का सिचुएशन बता रहा हूँ। मैंने मार्केट, ये तो डे चार्ट है, अगर आप इसमें आवरली चार्ट भी ले लोगे, ये सब सिचुएशंस को बोलता है करेक्शन। मैंने एक अप ट्रेंड देने के बाद, एक अप ट्रेंड देने के बाद जब मार्केट धीरे धीरे वापस अपने पोजीशंस पर वापस आता है, क्योंकि वहां पर कैंडल कम था तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी मैंने आवरली चार्ट लिया तो इसमें तो कैंडल ज्यादा है। तो इसमें देखो, जैसे कैंडल ज्यादा है तो आपको करेक्शन फेज समझ में आएगा। देखो इसमें ये सिचुएशन देखो, मार्केट में मोमेंटम मिला, मोमेंटम मिलने के बाद थोड़ा देखो थम गया, ठीक है, फिर बढ़ा, देखो फिर थोड़ा सा नीचे था, फिर से बढ़ा, फिर नीचे हुआ, फिर बढ़ा, फिर नीचे हुआ, फिर बढ़ा, फिर नीचे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा वो सिचुएशंस को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था, बट मार्केट में और इतना दम नहीं था कि उसको उस पॉइंट पे माने स्टेबल कर सके। अब चालू होता है उसका करेक्शन फेज। अब करेक्शन फेज जब चालू होता है, आप इसका मोमेंटम देखो, गिरा, लेकिन गिर के एकदम ऐसे नहीं कि पूरा नीचे आ गया, ऐसा नहीं है। मार्केट वैसा बिहेव नहीं करता है अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है ना, इफ एवरीथिंग इज इन अ मार्केट डिमांड सप्लाई सिचुएशंस, तो फिर ऐसा नहीं होता है कि मार्केट अचानक से गिर जाएगा पूरा, ऐसा नहीं होता है। इफ एवरीथिंग इज इन नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन माने नॉर्मल, जैसे तबीयत खराब होना घर पे किसी का अचानक से, वो नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है ना।
परिस्थिति, आपातकालीन परिस्थिति अलग होता है और डेली लाइफ का एक एवरेज जिंदगी अलग होता है। तो ये जो सिचुएशंस पे मैं बात कर रहा हूँ ना, ये एवरेज जिंदगी है, अचानक वाला जिंदगी नहीं है। अचानक वाला जिंदगी भी मार्केट देखता है। मार्केट इज इक्वल टू लाइफ सर। लाइफ में जैसे होता है ना, अचानक से कुछ नेगेटिव बात हो जाता है तो जैसे लाइफ में एक बहुत बड़ा धक्का लगता है, मार्केट को भी ऐसा धक्का लगता है। लेकिन अगर कुछ बाकी चीज ऐसा कुछ ना हो तो मार्केट एक जैसे हमारा लाइफ बिहेव करता है कि एक सर्टेन लाइफ टाइम तक में हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद इंसान को ना थोड़ा लेथर्जिटिक आ जाता है, ठीक है, फिर वो थोड़ा थम जाता है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा मार्केट में हम लोगों को, जैसे मानो तुमने एक दुकान खोला, एग्जाम्पल के लिए तुमने दुकान खोला दुर्गा पूजा से पहले, ठीक है, और तुम्हारा दुकान में जो प्रोडक्ट है दुर्गा पूजा, जैसे देखना कोलकाता में ज्यादातर लोग जो कपड़ा का दुकान खोलता है, मिठाई का दुकान खोलता है, तुम लोग कोशिश देखना इसको ऑब्जर्व करके, ज्यादातर लोग दुर्गा पूजा के 1 दिन 2 महीने पहले ही दुकान खोलता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि दुकान में एक सेल का मोमेंटम बन जाएगा। उसके बाद नवंबर दिसंबर तक वो किसी तरह से थोड़ा सा बना रहता है, फिर जनवरी फरवरी के बाद जैसे दुकान में सेल था वो सेल नहीं रहता। अगर दुकान उस 3-4 महीने में मोमेंटम कर लेता है फिर उसका करेक्शन फेज आएगा ही आएगा। अब लॉन्ग रन में टिकेगा कि नहीं टिकेगा ये डिपेंड करते हैं कस्टमर को। ये जो 4 महीने में उसने जो सेल किया, वो 4 महीने में कस्टमर के दिमाग में वो कितना जगह बनाया, ताकि वो कस्टमर रिटर्न कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में उसने जो सेल किया, सेल तो हो गया सर। पूजा के टाइम पे लोग तो सर ऐसे ऐसे चीज खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद शायद 2-4 चीजें पड़ा रहता है, पहनता भी नहीं है। आई होप यू आर, मैं सही बोल रहा हूँ सर, है ना? एकदम मिडिल क्लास सोच, देसी सोच, जैसे मार्केट चलता है वही सोच में बता रहा हूँ। लेकिन दुकान पे फिर से कस्टमर जाएगा कि नहीं जाएगा ये डिपेंड करते हैं वो लॉन्ग रन में कस्टमर के दिल में या दिमाग में कितना जगह बनाया। इसका मतलब है कि मार्केट जब सैचुरेशन हो जाता है, एक दुकान की एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि दुकान से आप मार्केट को भी समझ सकते हैं। अब जैसे ही वो एक सैचुरेशन पॉइंट तक चला जाता है ना, उसके बाद मार्केट में न्यू मोमेंटम नहीं मिलता, और जब नहीं मिलता वो करेक्शन होना चालू होता है। तुमको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा अगर कोई स्पेशल बात ना हो। एग्जाम्पल के रूप में मेरे को, मैं आपको अभी का सिचुएशन नहीं बता रहा। देखो मार्केट लगातार ये 22-23 हजार के बीच में कब से चल रहा है आप देखो। अगर ये मैं अप्रैल और मई का डेटा से दिखा रहा हूँ, थोड़ा और पीछे जाओ, ध्यान से देखना सर। हाँ चलो फरवरी से जनवरी से देखो आप 2024 के, मार्केट का कैरेक्टर को देखने का कोशिश करो। मिनट नहीं आवरली चार्ट है ये, ठीक है। ये देखो सर, ये मोटा मोटी वही 21,000 से लेके 22,000, ठीक है। फिर यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन हुआ नॉर्मल ट्रेंड में, उसके बाद वापस कोशिश किया, फिर धीरे धीरे उसने एक न्यू जोन बनाया, 22 से 23,000 का एक जोन बनाया। मैंने 21 से 22,000 का जोन से वो धीरे धीरे 22 से 23,000 के जोन में कन्वर्ट। ये एक बिजनेस चलते चलते जैसे होता है। अब जैसे वो 22 से 23 के जोन में आया, उसके बाद से देखो वो मोटा मोटी उसी जोन में चल रहा है लास्ट 2 महीने से। लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस। ब्रेकआउट मिला है सर यहाँ पर। ब्रेकआउट मिलने के बाद, ब्रेकआउट तो मिला, देखो यहाँ पर कितना दिन से था, काफी देर तक था। काफी देर तक थाने के बाद रहने के बाद वो उसमें फिर से एक करेक्शन आ रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है सर क्या ये करेक्शन क्या लगता है? देखो ये एकदम 100% कॉन्फिडेंट के साथ कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि मार्केट है, हजारों लोग, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो। इसमें सिर्फ मेरा सोच या आपका सोच मायने नहीं रखता। इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडियन मार्केट के बारे में क्या सोच रहा है। इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडियन इकोनॉमी या मार्केट के बारे में क्या सोच रहा है। इसमें रिटेलर्स भी हैं, मैंने यहाँ पर हम लोग मानो 10 लोग हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के। बाहर और भी कितना हजारों लोग हैं, है ना, लाखों लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं। सबकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट किधर जाएगा। ऊपर से नाक के नीचे पॉलिटिकल रिजल्ट वेट कर रहा है। फ्राइडे को जीडीपी का रिजल्ट आने वाला है, बता दूं सर आपको, आप लोग ख्याल रखिए। हाँ ये फ्राइडे को जीडीपी का रिजल्ट आने वाला है। हाँ इंडियन जीडीपी लास्ट 1 साल में क्या ग्रोथ दिया है, उसमें इंटरनेशनल मैक्सिमम कंट्रीज के साथ कंपैरिजन सब फ्राइडे को आने वाला है। तो आप लोग जीडीपी रिजल्ट की तरफ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी जो मार्केट में करेक्शन है ना, ये करेक्शंस मेरे हिसाब से फ्राइडे कल भी चलेगा करेक्शन, ठीक है।
अगर जाता है और प्रथम ने जैसे बोला हो सकता है कि 22,500 तक अगर चला जाए, लेकिन मेरे को थोड़ा सा चिंता है कि 500 तक नहीं जाएगा। सर जीडीपी रिजल्ट अच्छा होने का चांस नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने बेसिकली वर्ल्ड बैंक का एक वर्ल्ड बैंक आईएमएफ जैसे एक जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, इन लोगों का एक प्रेडिक्शन रहता है कि मार्केट किधर मैंने कितना परसेंटेज मूवमेंट रहेगा। जैसे नॉर्मल इंडियन मार्केट में लास्ट अगर तुम 1-2 साल में देखोगे 6-7% का ग्रोथ दिया है, ठीक है। तो अगर वो फुलफिल करता है तो इट्स ओके, मैंने जैसे सोचा गया था वैसा किया, मैंने आउट परफॉर्म भी नहीं हुआ या अंडर परफॉर्म भी नहीं हुआ, बट 6-7%। अभी कल ही फ्राइडे को देखने वाले हैं सर कि प्रोजेक्शन सही तरह से काम किया कि नहीं किया, ठीक है। तो अभी जो सिचुएशंस बना है, अच्छा कल और एक चीज हुआ है मार्केट में नेगेटिविटी का, क्योंकि अमेरिकन मार्केट गिरा है, ठीक है, यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव रहा है, लेकिन अमेरिकन मार्केट का गिरना भी एक इम्पैक्टफुल कॉन्सेप्ट रहा है आज के मार्केट में ये डाउन जाने का। और इजराइल ने फिर से हमास पे अटैक किया हाँ सर, कल ना कल, अपना स्टोरी को कहा ठीक है। और इजराइल जैसे ही हमास पे अटैक किया, वहां पर फिर से एक बहुत बड़ा झमेला हुआ, एक गाजा पट्टी में फिर से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जो ऑयल प्राइस को फिर से बढ़ा दिया। जब तक ले गए हैं तो छोड़ा गया। ऑयल प्राइस को फिर से बढ़ा दिया, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस फिर से इंक्रीज हो गया। हाँ मतलब अभी देखो बढ़ेगा तो अभी सिचुएशंस के हिसाब से, लेकिन जब तेल का दाम बढ़ जाता है ना, तो इंडिया का, अभी इंडिया का जो तेल हम लोग क्या करते हैं, तेल को इंपोर्ट करते हैं कि एक्सपोर्ट करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे सारे इंडस्ट्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली तेल पे डिपेंड करता है। और अगर तेल का दाम बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली ये इकोनॉमी में इम्पैक्ट देता है। और ये जब भी होता है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व गिरता है। अगर महंगा दाम पे तुम्हें तेल खरीदना पड़ता है ना, तो हम लोग इतना दिन से जितना डॉलर कमाया वो डॉलर हमसे निकल जाएगा। मैंने डॉलर हम लोग जो सेव करते हैं ना फॉरेन को एक्सपोर्ट करके, उसी डॉलर से हम लोग तेल खरीद के अपना पैसा को बचा लेते हैं। अगर पूरा पैसा कैश में देना पड़ता ना तो बहुत महंगा हो जाता। ये जो इंडिया इंपोर्ट कर लेता है, उस इंपोर्ट से हम लोग डॉलर कमा के देश में लाते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा डॉलर कमाते हैं उस डॉलर से हम लोग कंपेंसेट करते हैं, ये जो इंटरनेशनली जो तेल का दाम है उसको कंपेंसेट कर देते हैं। अगर तेल का दाम बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डॉलर का कमाई है, ठीक है, ये नॉर्दन को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि डॉलर का इनकम क्या होता है कैसे, क्योंकि वो फॉरेन में काम करता था, ठीक है। इसलिए वो समझ जाएगा कि डॉलर का इनकम और इंडियन इनकम में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो जब तुम डॉलर का इनकम यहाँ पर लेके आते हो और वो एक्स्ट्रा इनकम कॉम्पेंसेट करने के लिए देश को भी सेम चीज होता है। से फॉर एग्जाम्पल जो काम करने के लिए उसको इंडिया में 20,000 मिलता था, उस काम को करने के लिए वो दुबई में ना सपोज उसको 80,000 मिलता था, तो ये जो एक्स्ट्रा 60,000 मिलता था उसको, ये एक्स्ट्रा 60,000 उसको वहां पर रहने का खर्चा को माइनस करके घर पे बेच के भी इंडिया से ज्यादा ही होता था, एग्जाम्पल के रूप में। अब एक्स्ट्रा जो 60,000 को मैं चलो 20,000 टका मान के चलता हूँ कि वो उधर रहता है, उसका खर्चा है 20,000, 60,000 में से 20,000 चला गया तो कितना रहा? 40,000। इस 40,000 से मानो कि उसको कुछ फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है, और वो इंपोर्ट कॉस्ट में वो 40,000 वो यूज कर लेता है। तो क्या हुआ ना, घर से तो पैसा नहीं देना पड़ा। इंडिया का इकोनॉमी करेंटली ऐसा है कि इंडिया जितना फॉरेन से डॉलर कमा लेता है, वो मैक्सिमम पैसा ही उसको तेल खरीदने में चला जाता है। घर से कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता, ये अच्छा चीज है, लेकिन कुछ स्पेशल भी नहीं होता, बचता भी नहीं है। अब ये तेल का दाम बढ़ना इंडियन इंडस्ट्री के लिए एक इम्पैक्टफुल मैटर होता है। अगर ये वार सिचुएशन और इंटेंस होता जाएगा तो ये इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। हाँ इम्पैक्ट तो पड़ेगा सर, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। जब तक वोट है तब तक थोड़ा नहीं ठीक है, अब वोट के बाद ये लोग क्या करेगा नहीं करेगा, अब तक तो कुछ, अभी तक तो कुछ नहीं होगा। न्यू बजट आएगा, जैसे अभी क्या हुआ है? बाहर वो लोग काम कर रहे हैं उसमें, अंदर आया है नहीं आवाज इसी में देख सर क्या चीज है? एक सेकंड रुको। नहीं वो तो पहले से गिरा हुआ है, मेरे को लग रहा है वो लोग बाहर देख तो ये चला रहा है ना, तो चल रहा है ना बाहर वो लोग। हाँ पत्थर नहीं पत्थर आके गेट पे लगा। ठीक है सर बैठ जाओ। इस तरह। वो देगा ना कौन देगा? बाहर से लगेगा। पागल है तो।
इसका काम हो रहा है वो देगा। तो गवर्नमेंट का है, वो देगा तो तुम्हें क्यों नहीं देगा? अच्छा, तो बेसिकली ये मार्केट का ये जो डाउन जाने का जो कॉन्सेप्ट है, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा है सर क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोग ऑब्जर्व करो प्रॉपरली, ठीक है, कि क्या सिचुएशंस बन रहा है। ठीक है, अच्छा, एज वेल एज मैंने आप लोगों को कुछ स्टॉक भी दिया सर घर पे थोड़ा सा देखने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ क्वार्टर रिजल्ट्स आया है। ठीक है, फंडामेंटल कुछ रिजल्ट आया है फाइनेंशियली, कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, किसी का प्रॉफिट बढ़ा है। जैसे ये वाला कंपनी देख सकते हो आप, एनबीसीसी इंडिया। ठीक है, इसका जो नेट प्रॉफिट है ना 24.5 में बढ़ा है, मार्जिन 6% में इंक्रीज किया है। इसका एबिट 243 करोड़ में, जहाँ 104 करोड़ होने वाला था उसके जगह 243 करोड़ लास्ट ईयर के हिसाब से बढ़ा है। ब्लूमबर्ग जो वर्ल्ड लेवल का एक बहुत फेमस रिसर्च कंपनी है फाइनेंशियल, उसने सोचा था 137.3 करोड़ होगा, उससे भी ज्यादा, यानी एस्टिमेशन से भी ज्यादा परफॉर्म किया है। तो एनबीसीसी के शेयर में आप लोग देख सकते हो। हाँ, नहीं सर, गवर्नमेंट स्टॉक नहीं है, प्राइवेट स्टॉक ही है। ये आपका नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, पब, हाँ सरकारी है, सॉरी, अर्बन अफेयर्स सरकार का कंपनी है एनबीसीसी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, इसका अब एक चीज देखो फिर क्या? सर, गिरा क्या, गैप अप दिया था, आपने ख्याल नहीं किया। ये एक घंटा का चार्ट देख रहा हूँ मैं, आवरली चार्ट देख रहा हूँ। जब मैंने जब मैंने सुबह दिया था इसके बारे में, अगर आप लोगों ने उस टाइम पे नहीं देखा, इसलिए मैं बोलता हूँ देखा किया करो सर। जब मार्केट मोटा मोटी 137 38 कितना 140 के नीचे था, उसके बाद देखो कहाँ तक गया, 145 क्रॉस कर गया। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट किया ना, ये कल का क्लोजिंग है, ये है 9:15। तो मार्केट आज स्टार्ट होके सीधा यहाँ से स्टार्ट किया 146 में अप्रोक्स, उसके बाद तो गिरा है। मैंने पहले तो गैप अप वो दिया है, मार्केट स्टार्ट होते ही गैप अप दिया, गैप अप दिया, गैप अप देने के बाद वो क्योंकि आज ओवरऑल उसके बाद गिरा है। लेकिन एक्चुअली गिरने के पीछे का रीजन है कि मार्केट आज ओवरऑल नेगेटिव मोमेंटम के साथ। लेकिन मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि इसका ये रिजल्ट और इसका ये 137 से शेयर कदम 146 में जाना, ठीक है, आप लोग इसको अभी भी दिमाग में रख सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आएगा तो ले लेंगे। नीचे तो और थोड़ा सा करेक्शन करेगा, लेकिन मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम चालू होगा, क्योंकि आज एक मार्केट ओवरऑल सेल मोमेंटम के साथ चल रहा है, तो वही शेयर में फिर से ग्रोथ मिल जाएगा, आप देख लेना सर। और क्योंकि सरकारी कंपनी है, ठीक है, अर्बन अफेयर से रिलेटेड काम करता है, तो आपको बेनिफिट तो देके ही जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं जो जो चीज दे रहा हूँ आप लोग प्लीज फॉलो करिए। कोई कोई है फॉलो करता है, जो नहीं करता है मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप लोग जरूर देखिए। अभी ट्रेड करना है, मैं सबको बाध्य नहीं करता हूँ, लेकिन एटलीस्ट देखिए प्लीज कि क्या हो रहा है, कि मैंने जो जो दिया उसमें एटलीस्ट थोड़ा फंडामेंटल पढ़िए, पढ़ के एटलीस्ट कुछ नहीं तो समझ में इतना तो आएगा। जैसे मार्जिन अगर बड़ा है तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे देखो इसका मार्जिन 144 बीपीएस में, मैंने बेसिस पर पॉइंट में बढ़ा है, इसका क्या बोलता है कि 25.41% वर्सेस 23.97%, मैंने लास्ट ईयर जितना था उसके हिसाब से 2% में और बढ़ा है मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है, नेट मार्जिन। नेट मार्जिन माने तुम्हारा, इसको सिंपल सादा माने एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, मार्जिन का मतलब होता है कि आमदनी कितना, आमदनी कितना, छोड़ दो छोड़, आमदनी कितना और खर्चा कितना, माने रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस करना पड़ता है, फिर हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। ठीक है, इसको फाइनेंशियल लैंग्वेज में एबिटा वगैरह बोलता है, मैं भी एबिटा वगैरह में बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो एबिटा दिया है ना ये सब, लेकिन मैं फिलहाल आपको बोल रहा हूँ कि जब कॉस्ट कम होता है ना तो मार्जिन बढ़ता है। सपोज किसी चीज को बनाने में तुम्हारा रेवेन्यू था 1000 टका और उसके पीछे तुम्हारा कॉस्टिंग था से फॉर एग्जाम्पल 700 टका, तो तुम्हारा मार्जिन था मानो 300 टका। अगर ये 700 का खर्चा कम होके 500 हो जाए या 650 हो जाए, तुम्हारा मार्जिन 300 का मार्जिन 400 हो जाएगा 100 टका में। अब बड़े बड़े बिजनेस के केस में ये करोड़ों में होता है, और मार्जिन बढ़ना बिजनेस के लिए हमेशा एक पॉजिटिव चीजें होते हैं, और ये स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट देता है, इवन ट्रेड करने के लिए भी आपको काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज देता है। आपको मैं रोज दिखाऊंगा, क्यों दिखाता हूँ आजकल, क्योंकि सबको लगता है कि हाँ दे देता है होगा, अरे भाई क्या इंपैक्ट पड़ रहा है देखा करो।
ठीक है, चलो ये कौन सा शेयर है? ब्रिगेड एंटरप्राइज। चलो देखते हैं। ऐसे धौरोनी बहुत देखता है मेरे को, मैं नहीं देखता, धौरोनी देखता रहता है, मेरे को बोलता है सर वो देखो वो देखो। ये देखो, मार्केट गिरा है वो अलग बात है, क्योंकि आज मोमेंटम नेगेटिव है। इसको देखो क्या पाओ, 1225 में से कहां तक गया था? 1325। पूरा 100 रुपए का, उसके बाद गिरा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर 1225 से 1325 मार्केट के जो मोमेंट है, वनडे वाला ये डे चार्ट है। आज ये देखो गैप अप दिया था ना, गैप अप देके आप गया था। ये लास्ट दिन का क्लोजिंग है, सॉरी ये लास्ट दिन का क्लोजिंग है। यहाँ पर मार्केट कल क्लोज हुआ था, ठीक है, क्लोज होके आज मार्केट स्टार्ट हुआ था यहाँ से, नहीं स्टार्ट यहाँ हुआ था। दिस इज ओपनिंग, कैंडल का ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है, रेड वाला ठीक है, ये हाईएस्ट है। इसका मतलब ओपन होने के बाद और मोमेंट दिया था, माने 1250 में 1300 में ओपन हुआ था, उसके बाद 1300 से भी और भी कुछ पॉइंट्स आगे गया था, 20-30 पॉइंट, उसके बाद वो नीचे आया। में जाएगा। मैंने ट्रेड मैं क्यों देता हूँ? ट्रेडिंग करने के लिए ना, तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जिसको लेना था वो ले लिया हो। जो कल लिया हुआ उसको प्रॉफिट होगा ना। जो कल शाम को लिया है उसको भी प्रॉफिट है, कल जब मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे जिसने पोजीशन लिया उसको भी प्रॉफिट है, और जो मार्केट आज ओपन हुआ उस टाइम पे भी तो प्रॉफिट है तुम्हारा, 20 पॉइंट तक उसमें भी तो प्रॉफिट है तुम्हारा। नहीं, जो कल लिया है उसको थोड़ा ज्यादा फायदा है, कल मार्केट क्लोज के टाइम पे, क्योंकि कल जो मार्केट क्लोज के टाइम पे लिया वो यहाँ पर लिया, 75 उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और जो आज लिया है उसको कम फायदा होगा, लेकिन उससे भी फायदा हुआ होगा। सर वो तो होल्ड देखने चक्कर में तो दुआ नहीं करना सर 75। सर वो देखो जब मार्केट गिरेगा तब उस टाइम पे उसको वो क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको इम्पैक्ट दिखा रहा यही तो सर ठीक है। देखने में हूँ, ये मैं आपको इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ। इम्पैक्ट माने बेसिकली क्यों हुआ है, वो तो मार्केट मोमेंटम आज नेगेटिव है, इसलिए आपको हर चीज ऐसे लाल लाल दिख रहा है, ठीक है, बट आप लाल के पीछे मत जाओ, उसके पहले क्या हुआ है वो तो देखो। कौन सा? इट्स नॉट नहीं, हैंगिंग मैन का शैडो बड़ा हुआ, इतना छोटा शैडो थोड़ी होता है। मारू तो हल्का सा बोल सकते हो, लेकिन नीचे वाला शैडो बड़ा है। और देखो मेड प्लस का भी मार्जिन इंक्रीज हुआ है। मेड प्लस जो मेडिसिन कंपनी आपके घर के अगल बगल में होगा, देखिएगा मेड प्लस का, इसका भी मार्जिन बड़ा है, एबिटा बड़ा है, ठीक है। देखो इसका क्या सिचुएशन, मार्जिन माने बिजनेस का, ऑप्शन फ्यूचर का नहीं। ऑप्शन फ्यूचर तो एक प्रोडक्ट है सर, ये सब स्पॉट मार्केट में बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो डिटेल्स होता है, मतलब फाइनेंशियल डिटेल होता है, वो हमेशा स्पॉट का होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो एक्चुअली स्पॉट के ऊपर बना हुआ एक प्रोडक्ट है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस अपने आप में कुछ नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस अपने आप में कुछ नहीं, वो बेसलेस कॉन्सेप्ट है। उसका बेस क्या है? स्पॉट। तो जो कुछ भी होता है स्पॉट में होता है, उसका इम्पैक्ट इसमें पड़ता है। क्या नाम बताया अभी कंपनी का? मेड प्लस। दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग भी कैसे देखना चाहिए, कैसे रेगुलरली गो थ्रू करना चाहिए, चेक कर पाओ। सब लाल है, लेकिन देखो इसका भी जब मार्केट कल इसका क्लोज कहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था, इधर क्लोज हुआ था। देखो स्टार्ट हुआ था कहाँ पर, 701 में क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट, और ओपन हुआ था 720 में, फिर 730 तक गया था, 728 तक गया था। आज का ही दिखा रहा हूँ ना, 720 में ओपन होकर 728, फिर जाके गिरा, क्योंकि मार्केट गिरा है गैप डाउन देके, काफी ज्यादा आज मोमेंटम नेगेटिव है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स पढ़ना थोड़ा बहुत भी आता है, और अगर आप इसे भी फॉलो करते हो, क्योंकि ये सब एक्चुअली क्वार्टर रिजल्ट्स आया है, और मैं आपको क्वार्टर रिजल्ट्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि क्या सिचुएशंस हुआ है। इवन आईआरसीटीसी तो ऐसे काफी दिनों से मोमेंटम दे रहा है, गिर भी गया। आज तो गिरेगा। देखो ये काफी दिनों से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ था, लेकिन अभी वो गिरा है, ठीक है, आज वो गैप डाउन देके गिरा है।
क्योंकि आईआरसीटीसी का क्या हुआ था आपको बताता हूँ। आईआरसीटीसी का गिरने के पीछे का रीजन बता दो। देखो क्या बोलता है, नेट प्रॉफिट अप 1.9% एट 284 करोड़ वर्सेस 279, मैंने लास्ट ईयर के हिसाब से 279 से वो हार्डली 4-5 करोड़ का ही प्रॉफिट किया है। ये वर्सेस माने लास्ट क्वार्टर, ठीक है, मैंने लास्ट क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में 284 करोड़ माने 4-5 करोड़, एस्टिमेशन था 311 करोड़। माने जब जब कोई कंपनी अपने एस्टिमेशन से काफी नीचे रह जाता है ना, तो मार्केट को ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता। सेम चीज एचडीएफसी बैंक के साथ भी हुआ था। जो लोग 1-1.5 महीने पहले क्लास में थे उनको, कितना 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, ठीक है, एचडीएफसी बैंक के साथ भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन। वो मार्केट एस्टिमेशन के हिसाब से प्रॉफिटेबल था कंपनी, बट मार्केट एस्टिमेट के हिसाब से लो प्रॉफिट। तो जब मार्केट एस्टिमेशन के हिसाब से किसी का प्रॉफिट गिर जाता है ना, तो बिजनेस पे क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन रेज होता है कि क्या बिजनेस सही नहीं चल पाया, तो मार्केट उसको नेगेटिवली लेता है और मार्केट गिरता है। आईआरसीटीसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है आज जो भी हुआ है। सर क्या लगता है सर, आईआरसीटीसी की थोड़ा गिरने दो फिर ले लेना। अच्छा इसको देखो, ये वाला कंपनी आदित्य बिरला फैशन रिटेल, इसका फ्यूचर में भी रिसेंटली बहुत अच्छा ग्रोथ मिला है। मैं फ्यूचर एज वेल दिखाता हूँ। इसका फुल फॉर्म क्या है, ABF ना, ABFR, ABFR। इसका फ्यूचर देखोगे, इसका मे फ्यूचर का देखो आप, कल एक्सपायरी है बट क्या मोमेंटम दिया है, मैं आपको थोड़ा सा चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ABFR देखो, इसका फ्यूचर में मोटा मोटी ये देखो, आज ही देखो, थोड़ा सा नीचे गिरा था फिर पूरा ग्रीन है, मैंने मोटा मोटी 200, ये बेसिकली इसका ये है फ्यूचर का है, मैंने 277 से मोटा मोटी 285 तक का मोमेंटम ऑलरेडी दे चुका है। सर ऐसा क्या कर लिया इसने, इसका क्या हाँ ये फ्यूचर में है, फ्यूचर में थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप स्पॉट में देखोगे AB क्या नाम है, FRL ना, ABFRL, ABFRL कहाँ चला ABFRL, देखिए लाइट पहले चार्ट ये ओरिजिनल है 285 इसका भी चल रहा है, मैंने ऑलमोस्ट मे फ्यूचर और ये ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट पॉजिटिविटी के पीछे रीजन क्या है, ठीक है, देखो काफी ज्यादा गैप मैंने नीचे था सर, ये आज का चार्ट है, ठीक है, अगर आप इसको आवरली चार्ट में कन्वर्ट करो, देखो मार्केट लास्ट 3 घंटे में कैसे बिहेव किया है। कल जब मार्केट क्लोज हुआ था उसके बाद आज गैप डाउन दिया था, इसको बोलते गैप डाउन देना, गैप डाउन माने कुछ सेलिंग प्रेशर था, ठीक है, हाँ स्टार्टिंग हुआ था यहाँ से, काफी नीचे से स्टार्ट हुआ था, ऑलमोस्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ 277 से, उसके बाद देखो लास्ट 2 घंटा में 277 का शेयर 285 तक पहुंच गया। बहुत सारा लाल लाल दिखा आपको, बट गैप अप देखे लाल लाल दिखा, इसमें तो सर गैप डाउन दिया था पर उसके बाद गैप अप देखा। सर रीजन क्या है, मैंने ट्रेड करने के लिए सब अपॉर्चुनिटी मिला है सर, ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। इसका रेवेन्यू बढ़ा है 18.3%, ठीक है, एस्टिमेशन था लास्ट क्वार्टर में था सर 2880 करोड़ का, इस क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ा है 3460 करोड़ का, और एस्टिमेशन था 3337 करोड़ का, तो एस्टिमेशन को अचीव कर चुका है, उससे भी थोड़ा ज्यादा किया है, ठीक है। तो मार्केट किस बात को समझता है और किस बात को नहीं समझता, ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो था ये। अच्छा एबिटा को देखो सर, एबिटा माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये बिजनेस का पहला प्रॉफिट है। जो लोग फंडामेंटल नहीं पढ़ा उनके लिए बोल रहा हूँ, ऐसे मैं एक फंडामेंटल का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ सर, मैं आप लोगों को पहले से ही बता रहा हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड रहोगे जरूर क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, मैं बता दूंगा सर, मे भी 1-2 हफ्ते के अंदर स्टार्ट करूंगा। करना है हाँ टाइम में भी इवनिंग करूंगा, ठीक है, मे भी, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं कर पाया, टाइमिंग का ही इश्यू है। ये जो चलेगा चलेगा, वो फंडामेंटल एक्चुअली मेरा फाइनेंस का क्लास है, टेक्निकल की जगह में टेक्निकल तो चलेगा सर, ये थोड़ी ना ऑफ है। ये लोग कहाँ पढ़ेगा फिर, जो लोग टेक्निकल ज्वाइन किए।
किसका? अच्छा उसको छोड़ो, बाद में क्या मैं बोल दिया उसके पीछे, बाद में देखता हूँ। एबिटा, एबिटा कितना बड़ा सर? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन 47। सिंपल मतलब होता है कि बिजनेस ने अभी तक अपना इंटरेस्ट पे नहीं किया, सरकार को टैक्स भी नहीं दिया, डेप्रिसिएशन भी आपकी एडजस्ट नहीं हुआ, और जो गुडविल पेटेंट वगैरह होता है उसका जो माने एमोर्टाइजेशन क्या होता है, जैसे फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन होता है, नहीं सर, फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन होता है और जो इंटेंजिबल्स होते हैं उसका एमोर्टाइजेशन होता है। इसका मतलब है जैसे मानो आपका बिल्डिंग है, लैंड है, मशीन्स है, वो जैसे मानो आपका फोन कितने में खरीदा था, जल्दी बोल। 17,000 17,000। कितने दिन पहले खरीदा था? 5 साल आगे 5 साल। अभी आज के तो बेचने जाएगा, कितने में बेच पाएगा? 2.5 से 3 है। 2,500 से 3,000। तो 17,000 का चीज 3,000 हो गया, ये बीच का 12 कितना 14,000 क्या हुआ? किसको दिया? तुमने किसको दिया 14,000? किसी को दिया? दिया तो दुकानदार को। नहीं, 14,000 जो तुमने यूज किया, 14,000 तुम्हारे यूज करने का खर्चा दिखा नहीं सर किसी को। दिस इज कॉल्ड नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्योंकि ये मोबाइल था, टेंजिबल था, टेंजिबल माने इसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और जब मैं बात कर रहा हूँ किसी कंपनी के पास ना इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, जैसे मानो उसका गुडविल होता है, ठीक है, उसका पेटेंट होता है, कोई आविष्कार किया है या कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं, वो भी वो अपने बिजनेस के यूज करता है, लेकिन वो फॉर्मूला 5 साल पहले जितना वैल्यूएबल था अभी उतना वैल्यूएबल नहीं है। जैसे नोकिया का मोबाइल फोन, उसका टेक्नोलॉजी आज से 10-15 साल पहले जो वैल्यूएबल था, क्या आज उतना वैल्यूएबल है? तो फिर उसको होता है, उसको बोलते हैं एमोटाइज करना। वैल्यू लेस तो नहीं हो गया। जैसे एम्बेसडर का डिजाइन, एम्बेसडर का डिजाइन 1980-90 के टाइम पे जो वैल्यूएशन था, आज के डेट में एम्बेसडर का डिजाइन का वैल्यूएशन है क्या? इसीलिए एबिटा आपको ना अच्छा है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, ठीक है। मार्जिन ये भी देखो बड़ा है, ठीक है, ये भी ज्यादा होना अच्छा है। इसका नेट लॉस 266 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में, इस बार हुआ, सॉरी 195 करोड़ था, उसमें से 266 हुआ, एस्टिमेशन था 259 का, मैंने लॉस में है, लेकिन लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ जो है ना वो बिजनेस को बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर नेट लॉस को इम्पैक्ट नहीं दे रहा है, बिजनेस का जो रेवेन्यू हुआ है इसको इम्पैक्ट दिया है, क्योंकि वो एस्टिमेशन के हिसाब से रेवेन्यू बनाया, मैंने सेल जनरेट कर रहा ना, अब धीरे धीरे कॉस्ट को मैनेज कर देगा तो प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। पहले तो सेल बढ़ना भी जरूरी है, कस्टमर नहीं था, कस्टमर आ रहा, ये बड़ी बात, समझ रहे सर? दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू चेक, ठीक है। हमारा राजा बैटरी, इसे भी देख लो, ये बहुत फेमस बैटरी कंपनी है, एमरन, इसका क्या बोलते हैं? हमारा यही है ना? देखो इसका, अगर तुम, ये भी आप होके डाउन हुआ, स्टार्टिंग में डाउन नहीं हुआ, डे चार्ट क्या बताता है? मोटा मोटी थम्सा गया, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, मार्केट इसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं दिया, ऑलरेडी ऑलरेडी हाई क्रिएट किया था, ऑलरेडी काफी हाई। इसका शेयर बढ़ेगा सर, और बढ़ेगा, इसका शेयर और बढ़ेगा, ये देखो थोड़ा थम गया ना, ये और बढ़ेगा। इसको ऐसे तो इसका एक्चुअल राइट टाइम था, ये था ना, ये वाला सिचुएशन, ये एक सिचुएशन अच्छा था। टाटा स्टील क्या हुआ? टाटा स्टील में लास्ट दिन तो बोला था टाटा स्टील, नहीं थोड़ा करेक्शन में ही है टाटा स्टील, टाटा स्टील। हाँ थोड़ा देख लो, अगर एंट्री पॉइंट मिले तो ले सकते हैं, एंट्री पॉइंट मिले तो 170 170 50 के आसपास अगर आ जाए, टाटा स्टील का फ्यूचर है, टाटा स्टील का फ्यूचर है। ये एक समय कितना दिन का एक ही अमाउंट पे रुका हुआ था। हाँ 100 के आसपास तो बहुत दिन था, बहुत दिन था। टाटा स्टील हाँ 100 के पास बहुत दिन था, एक साल था ऑलमोस्ट एक साल 80 में। टाटा स्टील एक्चुअली ये स्प्लिट किया था, 82 ये लोगों को समझ में नहीं आया था, टाटा स्टील स्प्लिट किया था। स्प्लिट माने टाटा टाटा स्टील क्या किया था ना, अब ये देखो 100 के पास एक एक शेयर का दाम 100 हो गया था ना, उसका शेयर डबल दाम पे चल रहा था, 200 पार ही चल रहा था, लेकिन उसने स्प्लिट करके तो उसको रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए अट्रैक्ट किया, मैंने 200 का शेयर 100 का कर देगा, इसको बोलते हैं हाँ
ये सब फाइनेंशियल मैटर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल का क्लास करना सर। जब वहां पर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये सब बात समझ में ज्यादा आएगा। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्टॉक मार्केट का एक कॉम्बो है, जिसमें आपको बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है वो पता चलेगा। यहाँ पर हम लोग तो बेसिकली जो क्लास कर रहे हैं बेसिकली ट्रेडिंग फोकस्ड है ना, कि हमें ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ज्यादा अंदर का बात फिर भी मैं बोल रहा हूँ। नॉर्मली कोई टेक्निकल के क्लास में ये सब बात कौन करता है? ये जो मैं कंपनी का EBITDA का डेटा उठा रहा हूँ, टेक्निकल क्लास में ज्यादातर लोग ये सब नहीं बोलता है, लेकिन करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। हाँ, अब ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करना तो आपको फंडामेंटल करके उसको ग्रिप करना चाहिए। कैसे आएगा? ट्रेडिंग नहीं। ट्रेडिंग कर सकता है लेकिन परफेक्शन नहीं आ सकता। जैसे आप देखो ना, मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको तब से जितना स्टॉक के बारे में बात किया और उसका कैंडलस्टिक का जो भी सिचुएशंस में आपको बताया, उसके पीछे का रीजंस आपको पता चल रहा है ना कि क्यों हुआ है। बेवजह कुछ चीजों के पीछे भागना तो अच्छा नहीं होता ना, कुछ वजह हो तो भागो तो समझ में आता है। ये क्यों करे ट्रेड, क्यों करे इन्वेस्टमेंट, क्यों? उस क्यों के पीछे कंपनी का बिजनेस ही तो मायने रखता है क्या? फंडामेंटल वही 3 महीना तो लगता है, 3-4 महीने। बोनस शेयर, बोनस शेयर क्या होता है? जब कंपनी देखना बीच बीच में ना बोनस देता है, टाटा स्टील भी सेम किया था, बोनस दिया, एक के बदले एक शेयर दिया, और साथ में ये भी किया कि से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 100 शेयर था, 200 कर, 100 शेयर 200 टका करके, तो कितना वैल्यूएशन था? 20,000 ना, 20,000 का वैल्यूएशन था। जब इसको स्प्लिट करते हैं तो ऐसा करते हैं कि 100 शेयर की जगह तुमको बोलेगा 200 शेयर कर लो, 100 कर। क्वांटिटी बढ़ा, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं था, नया शेयर होल्डर को मार्केट में अट्रैक्ट करने के लिए 200 का शेयर को 100 करा दिया। ऐसा करने से क्या होता है? जो लोग इतना दिन से टाटा स्टील का शेयर के पीछे भाग नहीं रहा था, उनको तो इतना नॉलेज नहीं है ना कि क्या खेल खेला गया। आप लोग फिर भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। जो लोग इतना कुछ भी नहीं जानता, वो लोग क्या मार्केट में न्यूज चलेगा, अरे टाटा का शेयर बहुत हाई नीचे चल रहा है, चलो खरीदे। हाँ 200 मिनट ट्रेड किया इससे पहले सर, इसका पीछे तो बहुत ज्यादा सर, वो डेटा तुमको और मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो कंसोलिडेट जब कर दिया ना, उसको स्प्लिट कर दिया ना, वो अभी करंट डेटा के हिसाब से, ज्यादा नहीं, 1 साल पुराना डेटा है। हाँ, अभी तो ग्रोथ दे दिया है, अभी अभी बेसिकली टेक्निकल रीजंस पे ले सकते हैं, ठीक है। मतलब वो जो बोल रहे हैं ना, ये वो बेसिकली इस बात को बोल रहे हैं सर। टाटा स्टील अगर आप 6 महीना पहले भी देखो, ये देखो कहाँ चल रहा था, देखो ये वो आप दिखाए थे ना 80 to 100 के बीच में ही चल रहा था एक साल का। चला था ना, वही वाला सिचुएशंस के बारे में वो बात। तो वही मैं उसको बोल रहा था कि क्यों चला गया था सॉन्ग। जो भी हो कंपनी रिलेटेड, मैंने यहाँ पर ना और भी कंपनीज देके रखा है, तो प्लीज आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वॉच करो। ट्रेड करना ना करना मैं तो आप लोगों पे छोड़ता हूँ, ऐसे ट्रेड धीरे धीरे जैसे नॉलेज आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, ट्रेड करना स्टार्ट कर लो। लेकिन अगर नॉलेज कॉन्फिडेंस थोड़ा कमती आ रहा है तो एटलीस्ट वॉच तो कर सकते हो। इसलिए मैं लिख भी देता हूँ, ट्रेड एंड फॉर वॉच ऑल्सो, ठीक है, देखो हो क्या रहा है। सर नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट कुछ भी नहीं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। लास्ट दिन मैंने आपको एलियट वेव थ्योरी बताया था ना सर। बेसिकली एलियट वेव थ्योरी का मैंने पूरा कंप्लीशन नहीं दिया था, तो थोड़ा सा बोल देता हूँ सर। एलियट वेव थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी जो मार्केट में चल रहा है ना, वो एलियट वेव की तरह ही कुछ बिहेव कर रहा है। क्या बिहेव कर रहा है? एलियट proposed financial price trends result from investors predominant psychology, इन्वेस्टर्स प्रीडोमिनेंट साइकोलॉजी, ये एलियट वेव का मानना था, और ये आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। He found that swings in mass psychology always showed up in the same recurring fractal patterns, जिसको वेव भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है सर? वो बोलता है कि स्विंग्स इन मास साइकोलॉजी, माने हमारे इन्वेस्टर या ट्रेडर के मन में जो स्विंग चलता है, स्विंग माने जैसे मूड स्विंग होता है ना सर, ठीक है, कभी अच्छा कभी बुरा, ठीक है। सिमिलरली मार्केट को भी कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। तो ये जो मास साइकोलॉजी के ऊपर बेस करके जो फैक्टर मार्केट में देखने को मिलता है, उसके कारण मार्केट में जो स्विंग चलता है, जैसे आज जो मार्केट डाउन गया है, कौन बोला था मार्केट को डाउन करने के लिए? क्या बोलने? ये मार्केट साइकोलॉजी है।
मार्केट को लगा था कि हमें सेल करना चाहिए, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट था जैसे कि ग्लोबल सिचुएशंस में कुछ खबर, नेगेटिव खबर, अमेरिकन मार्केट का थोड़ा सा डाउन जाना, ठीक है, ये बहुत सारा चीज मार्केट साइकोलॉजी में हल्का सा इम्पैक्ट डाला और मार्केट थोड़ा सा भी करेक्शन कर रहा है, मैंने लिटिल बिट कंसोलिडेट कर रहा है, फिर से बढ़ेगा क्योंकि रिजल्ट के लिए एक कारण है सर, कारण तो बचा हुआ। तो इसी चीज को एलियट वेव क्या बोले सर, वेव्स। ये जो ऐसा होके ऐसा होना, दिस इज कॉल्ड वेव्स। तो एलियट थ्योरी somewhat resembles the Dow theory in that both recognize that stock price move in waves। दोनों ही एक चीज में बोला है कि डाउ भी बोलते हैं कि मार्केट एक वेव में काम करता है, एलियट भी सेम टाइम पे टाइम ऑफ मैंने कॉन्सेप्ट में बात करता है। एक टाइम पे इवन आज भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ये दोनों थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं आज भी। सर कैसे पता आपको? सर सीएफए का सिलेबस मैं कवर करता हूँ, ठीक है, तो सीएफए के सिलेबस के अंदर भी ये सब कवर किया जाता है। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस जो अमेरिकन पढ़ाई होता है, अमेरिका का सबसे फेमस स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस का पढ़ाई सीएफए ही होता है, ठीक है, तो उसमें भी इस टॉपिक को बहुत अहमियत दिया जाता है। बिकॉज एलियट एडिशनली रिकॉग्नाइज द फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, however he was able to break down and analyze them in much greater detail. Fractals are mathematical structures which are on an ever smaller scale infinity repeat themselves, small scale infinity repeat themselves। इसका मतलब Elliott discovered stock index price pattern were structured in the same way। He then began to look at how these repeating patterns could be used as predictive indicator of future market moves। Repeating pattern माने एक ही चीज बार बार घटता है, ये कॉन्सेप्ट समझना, ये जो मैं आपको बार बार बोला कि मार्केट अगर बड़ा है तो अभी बार बार वो रिपीटिव पैटर्न, जैसे नहीं ये देखो रिपीटिव पैटर्न, थोड़ा बड़ा थोड़ा करेक्शन, फिर उसको मोमेंटम मिलेगा, फिर थोड़ा करेक्शन होगा, ये एक रिपीटिव पैटर्न कर रहा है ना, वेव का ही एक रिपीटिव पैटर्न फॉलो करो। ये पैटर्न होता है मार्केट में और हमेशा होगा, मैं आपको बार बार दिखा भी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी देख रहे हो आप लाइव मार्केट में भी सेम काइंड ऑफ साइकोलॉजी देख पा रहे हो। तो इसी चीज को यहाँ पर एलियट वेव ने क्या नाम दिया सर, मोटिव नाम दिया। मार्केट प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन वेव पैटर्न्स क्या है? Elliott made detailed stock market prediction based on reliable characteristics he discovered in the wave pattern. An impulse wave which net travels in the same direction as the larger trend always shows 5 waves in this pattern। कितना दिखाता है? 5। लार्जर ट्रेंड हमेशा 5 पैटर्न दिखाता है। इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं सर? 1 2 3 4 5। दिस इज कॉल्ड लार्जर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज इम्पल्स। क्या बोलते हैं सर? इम्पल्स। This is also the impulse wave. An impulse wave which net travels in the same direction as the larger trend always shows 5 waves in the pattern। और एक करेक्टिव वेव, ठीक है, एक हो गया इम्पल्स वेव। इम्पल्स वेव माने जिसको मोटिव पे बोलते हैं, और एक होता है करेक्टिव वेव। ऑन द अदर हैंड नेट ट्रेवल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, माने मार्केट ऐसे बढ़ा, ठीक है, अब वो गिरेगा, ऑपोजिट, ठीक है, अब वो गिरेगा। सर करेंटली जो चल रहा है वो पूरा पूरी गिरने वाला साइन नहीं है। अब इसमें अभी भी मार्केट में जान बचा है, ऐसा मुझे भी लगता है और मैक्सिमम लोग को लगता है कि अभी जान इसलिए बचा है क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट लिटिल बिट इंडिसीजन रहेगा, बट इलेक्शन रिजल्ट एक इम्पैक्ट करेगा। So corrective wave on the other hand net travels in the opposite direction of the main trend। माने जो मेन ट्रेंड था उसके ठीक उल्टा साइड में भी चलना चालू। तो यहाँ पर क्या हुआ है सर? Within each of the impulsive wave 5 waves can again be found। हर एक इंपल्सिव के अंदर आपको एक 5 वेव बीच में भी दिखेगा। मैं इसका मतलब कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड के बीच बीच में तुमको थोड़ा बहुत नेगेटिव बने तो दिख रहा है ना सर? ये जो बीच बीच में जो इसका जो पीछे मुड़ के देख लो, मैंने आगे चलते चलते मार्केट थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता है, उसी चीज के बारे में यहाँ पर एलियट वेव बता रहे हैं। फिर और क्या बता रहे हैं? Within each of the impulsive waves, the 5 waves can again be found। The next pattern repeat itself ad infinitum at ever small scales। Elliott uncovered this fractal structure in financial market in 1930s, but only decades later would scientists recognize fractals and demonstrate them mathematically। 1930 में बोला था, बट इसको प्रॉपरली मार्केट नहीं समझ पाया था, जो कम से कम और भी कुछ सालों बाद बाकी मैथमेटिशियन ने इसको डिस्कवर किया। In the financial market, we know that what goes up must come down। Point to be noted। थ्योरी है, थ्योरी माने एक थीसिस है, थीसिस माने जिसपे रिसर्च किया गया है। तो इनका रिसर्च जान के आपको क्या फायदा? फिर इनका रिसर्च जान के आपको ये फायदा है, माने बहुत लोगों को ना लगता है अरे मार्केट पढ़ाओ ना यार, क्या ये थ्योरी जान के क्या करेंगे? किसी किसी के दिमाग में ऐसा ना कीड़ा चलता है, ठीक है,
लेकिन सर ये एक्चुअली कीड़ा चलने का चीज नहीं है। मार्केट माने सिर्फ मार्केट को देख के लोग खुश होता है, लेकिन मार्केट में क्या बिहेव होता है ये आप या हम जैसे लोगों को इतना डिटेल्स में कैसे पता चले। इसीलिए तो पढ़ाई करना पड़ता कि इससे पहले मार्केट के बारे में किसने क्या बोला, बड़े बड़े रिसर्चर ने क्या रिसर्च किया और रिसर्च करके उनको क्या पाया और क्या मिला। वो चीज अगर आप एक बार जानते हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं ये होता है। तो फिर बैट्समैन, ये जो क्रिकेट में कोच का क्या जरूरत है? क्या बैट्समैन लोग बैटिंग नहीं कर पाता या बॉलर बॉलिंग नहीं डाल पाता? कोच आपको क्या बता सकता है? सिचुएशंस का एनालिसिस बता सकता है कि जो पहले हुआ है उस तरह का सिचुएशंस में कौन से हालत में क्या करना चाहिए, वो बता देता है, जो प्लेयर्स को ऑन दैट मोमेंट समझ में नहीं आता। इसलिए ये जो बड़े बड़े टीचर्स लोग हम लोगों को बहुत कुछ रिसर्च करके देखे गया ना सर, इनका रिसर्च का पेपर इसलिए इतना वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ है। तो फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग क्या जानते हैं सर? व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, एज प्राइस मूवमेंट अप और डाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय कॉन्ट्ररी मूवमेंट। इसलिए मार्केट में कभी हताश मत होना कि भाई मेरे को मौका नहीं मिला, क्योंकि मार्केट मौका देता रहता है। क्योंकि जो उठता है वो गिरता है और जो गिरता है वो उठेगा ही। अब खेल यही है कि वो जो कब उठा और कब गिरा, कब गिरेगा और कब उठेगा, ये चीज को आइडेंटिफाई जैसे जैसे धीरे धीरे मार्केट में आप समझ जाओगे, मार्केट आपके ग्रिप में धीरे धीरे आ जाएगा। क्योंकि ये तो तय है सर, ये तय है, लिख के रख लो, गोल्डन वर्ड में लिख के रख लो कि जो उठता है वो गिरता है और जो गिरता है वो उठता है। ठीक है, इसलिए मार्केट में अपॉर्चुनिटी कभी आपके हाथ से जाएगा नहीं। एज ए प्राइस मूवमेंट अप और डाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय कॉन्ट्ररी मूवमेंट, माने अगर ये बढ़ा तो कॉन्ट्ररी में गिरेगा, अगर ये फिर से बढ़ा तो फिर गिरेगा, फिर से बढ़ा तो फिर गिरेगा। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशंस अगर पॉजिटिव सेंस में है तो ये जो ट्रेंड है ना, ये गिरते उठते एक ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम बनाएगा। तभी जाके आज निफ्टी 50 कभी एक जमाने में 7,000 8,000 भी हुआ करता था, ठीक है, 4,000 भी चला था, 2,000 भी था एक टाइम पे, और आज 24,000 में चला गया। ठीक है, तो उठा गिरा सब कुछ हुआ, लेकिन अगर ओवरऑल, हाँ 23 में, हाँ 24 जाने वाला है, ठीक है ठीक है चले जाएगा। तो पॉइंट इज दैट कि 5,000 से 7,000 8,000 9,000 15,000 करते 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 23-24 तक आ गए ना, तो क्या मार्केट गिरा? नहीं गिरा है, पर उठते गिरते अगर ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव हो तो मार्केट आगे बढ़े। और इसी प्रेडिक्शन को हम लोग दिमाग में रखते हुए आगे चलते हैं कि जैसे अभी जो इलेक्शन रिजल्ट के बाद बजट आने वाला है, इलेक्शन रिजल्ट के बाद बजट आने वाला है जुलाई में, जुलाई में नहीं आई थिंक जून में आएगा, गवर्नमेंट फॉर्म होगा, कसम वसम खाएगा, वो शपथ ग्रहण बोलते रहे बाबा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बजट आएगा, फाइनेंस मिनिस्टर में भी निर्मला जी रहे, पता नहीं कौन करेगा क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होने वाला है। ठीक है, मैंने गवर्नमेंट तो एक न्यूली फॉर्म होगा, हाँ ठीक है, अगर सीतारमन जी रहेगा तो सीतारमन जी फिर से बजट लाएगा। हाँ क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया ना। बजट की मतलब भी लोग फिर ये कर सकती है, क्या रीजन तो कर सकती है, वो अपने चाहने से नहीं होगा, कर सकती है। ये नहीं, एक कैबिनेट होता है पूरा, उनका उनका जो पूरा टीम होता है ना, उन पे डिसाइड करने वाले होते हैं। जो बीजेपी का पूरा पार्टी मेंबर्स हैं, उनमें जो लीडर्स हैं, मोदी डिसाइड नहीं करता, मोदी एक उसका सदस्य है। सब चाहता है बोल के मोदी प्राइम मिनिस्टर, अगर सबको ही मिलकर चाहेगा कि हम मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं रखना चाहते। बीजेपी का जो संगठन एक कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बहुत मजबूत कॉन्सेप्ट है, वो चाहेगा ना तो बड़े से बड़े लोगों को भी नीचे करा सकते। मतलब यहाँ पर कौन मोदी है कौन, जैसे अगर तुम ऐसे बोलोगे बीजेपी का, मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट सबको ही बोला था कि जब 2014 में आया था, लाल कृष्ण आडवाणी थे बीजेपी का सबसे सीनियर मेंबर, तो सबको ही बोला था कि आडवाणी जी को ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए क्योंकि वो इतना दिन से बीजेपी का काम किया है। लेकिन आरएसएस जो इसका बैकग्राउंड में है वो बेसिकली उसको बोला कि देखो आडवाणी जी का एज इतना हुआ है, अभी इतना भाग दौड़ नहीं कर सकता, हमें चाहिए मास लीडर जो पब्लिक को एकदम जिंदा रख सकता है। हाँ वो नहीं, उसके से उससे आडवाणी जी तो 80+ थे, ठीक है, और मोदी तो तब उस टाइम पे 60 के थे, 60 या उससे भी थोड़ा कम, 57 8, हाँ 14 में, अभी 71 के हैं, तो पीछे चले जाओ 10 साल, ठीक है 60 के थे। तो
और उस उदाहरण से वो जो कर सकता है ना, और आज भी हम सबसे मोदी बहुत जवान है, उसका स्टेमिना जो है ना तुम सोच भी नहीं सकते, अलग बात है। तो बेसिकली ये बीजेपी का जो टॉप लेवल है, बहुत दौड़े टॉप लेवल है। ममता दीदी का स्टेमिना देखो आप, कितना दूर से चलाती है। आज 9 किलोमीटर चलेगा, इस साइड का बहुत नहीं करता वो अलग बात, बहुत फाइट। हाँ ममता दीदी ना फाइटर है, एकदम फाइटर। मतलब मार खाई है वो, कम खाई है। लीडर के दापन मोदी और ममता केजरीवाल ये सब एग्जैक्टली करेंगे। मोदी की लीडर है। अच्छा देखो, खत्म करने दो एलियट वेव को। So in the financial market, we know what goes up must come down, as a price movement up or down is always followed by a contrary movement. Price action किसे कहते हैं? Price action किसे कहते हैं? Price action is divided into trends and corrections. Trend and corrections. Trend shown the main direction of price while correction move against the trend. तो ये जो ट्रेंड का मतलब है, ये जो ट्रेंड है इसमें मेन डायरेक्शन मेन रहेगा, माने ओवरऑल मोमेंटम क्या है। जैसे हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि मार्केट अभी बढ़ेगा, तो मोमेंटम पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं ट्रेंड। उसके बाद जब मार्केट थोड़ा सा थम जाएगा, फिर देखना प्रॉफिट बुक करके फिर मार्केट फिर से एक बार 22,500 के आसपास वापस आएगा। ऐसा नहीं कि 24 से 25, 25 से 26 एकदम चलता जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर मार्केट अभी 23,500 तक चला भी जाता है ना, तो वापस 22,500 में आएगा सर, मे भी जुलाई अगस्त के आसपास आएगा, ठीक है। मे भी हो सकता है, मे भी 24 चला जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे 23,500 में या 23,000 में आएगा। मेरे को लगता है 22,000 में और वापस आएगा नहीं। बैंक निफ्टी भी 45,000 आ चुका थोड़े दिन पहले। हाँ, आईपी 50,000 49,000 कुछ ना वो रेंज बना हुआ है, ठीक है। अब रेंज जैसे वो क्रैक करेगा वो आगे जाएगा। तो इसको बोलते हैं मेन डायरेक्शन ऑफ द प्राइस व्हाइल करेक्शन मूव अगेंस्ट द ट्रेंड। करेक्शन क्या होता है? जो ट्रेंड को ही बदल दे। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है। लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं कि ट्रेंड को बदल के नीचे ही करेगा, ओवरऑल मूवमेंट को कभी खत्म नहीं होने देता है। अगर ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव, ये बात आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरा दुनिया इंडियन मार्केट में पैसा लगाने के लिए रेडी है, और इंडिया अभी अपकमिंग वर्ल्ड में सबसे ग्रोथ माने हाई ग्रोथ कंट्री है। समझ में आया ना सर? सबसे हाई ग्रोथ कंट्री इंडिया है। अब चाहे कोई इंडिया का कितना भी नेगेटिव सोचे, कुछ कुछ लोग होते हैं बहुत नेगेटिव सोचते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं मैं उसको ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकता, नेगेटिव सोच इंसान का फितरत में होता है, ठीक है। कुछ भी सामने कुछ भी अच्छा वो ना अच्छा सोच नहीं पाता, उसको हमेशा लगता है कि नहीं नहीं खराब होगा खराब होगा। अब इसको मैं क्या बोलूं, लेकिन सर जो है वो है, आंखों के सामने बहुत कुछ अच्छा अच्छा होते जाएगा, आप लोग बस देखते रहें। ठीक है। एलियट वेव थ्योरी का इंटरप्रिटेशन क्या बताता है? 5 waves move in direction of the main trend followed by the waves in a correction. इसको बोलते हैं 5-3 move. This 5-3 move then becomes 2 subdivision of the next higher wave. The underlying 5-3 pattern remains constant. Time span of each wave may vary. माने इसका मतलब है, let's have a look at the following chart. इसमें 8 वेव बना है, 5 net up and 3 net down, total 8, ठीक है। मार्केट में इस तरह का देखने को मिलता है, ये घर पे आप लोग होमवर्क करना सर। टोटल 8 कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, देखा? 1 2 3 4 5 6 7 8, देखे ना सर? ये टोटल 8 बुक हुआ है। इस 8 बुक को 5-3 मूव में कन्वर्ट किया गया। सो वेव्स 1 2 3 4 5 फ्रॉम एन इम्पल्स एंड वेव ABC इज अ करेक्शन। द 5 वेव इम्पल्स इन टर्न फॉर्म्स वेव 1, माने कहता है सर, समझा कर, at the next largest degree and the 3 waves correction from wave 2 at the next largest degree। माने कहता है कि ये जो मूवमेंट बना रहा है ना सर मार्केट, इसमें 1 से 2 फिर 2 से 3, देखो इसमें जो पैटर्न बना, इसका जो मूवमेंट है 2 से 3 का मूवमेंट उससे ज्यादा है। मार्केट में आपको ऐसा देखने को मिले, स्टार्टिंग में जो ट्रेंड मिलेगा, फिर उसके बाद जो ट्रेंड मिलेगा वो उससे भी ज्यादा स्पीड में होता है और बड़ा होता है, लार्ज ट्रेंड देता है। उसके बाद ट्रेंड थोड़ा सा थमता है। फिर सेकेंड फेज में जब करेक्शन होता है, माने
करेक्शन फेज में पहला पैटर्न थोड़ा धीमा होता है पर उसका सेकेंड पैटर्न उससे बड़ा होता है। ये कैरेक्टर फॉलो करना सर, ऐसा होता है 80 to 90% केस में आपको एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। मैंने ट्रेंड फॉलोइंग में पहला ट्रेंड जितना बड़ा होगा उससे बड़ा ट्रेंड नेक्स्ट होगा, फिर थर्ड ट्रेंड में जाके हो सकता है कि एग्जैक्टली कॉपी बुक आपको ऐसे थर्ड ना मिले, फोर्थ मिल जाए या फिफ्थ मिल जाए, बट आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसका जो लार्जर एस्पेक्ट है वो कम हो जाता है। और गिरने के टाइम पे भी क्या होता है, पहले हल्का गिरेगा उसके बाद ज्यादा जोर से गिरेगा। ठीक है सर, ऐसे कैसे पता चल गया? सर ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। जैसे मछली पकड़ने वाले जानते हैं कि मछली कब फंसता है, वैसा ही ट्रेंड पकड़ने वाले भी जानता है कि ट्रेंड कब होता है। ठीक है, मछली का एक कैरेक्टर होता है ना, कभी मछली पकड़े हो छिप से? गांव साइड में लोग छिप लेके बैठ जाते हैं, मछली पकड़ते हैं, तो वो छिप में ना कोई कोई आटा लेके बैठता है। ठीक है, आटा से ना मछली उतना फंसता नहीं है, मछली ज्यादा फंसता है केचुआ से। ठीक है, तुम केचुआ डालो, केचुआ जानते हो ना? ठीक है, तुम केचुआ डालो और कैसे केचुआ को डालना है और किस मोमेंट में डालना है, जो ज्यादा अच्छा नॉलेज रखता है ना वो कर देगा। ऐसा नहीं कि कोई भी छिप लगा कर बैठे उसको मछली मिल जाएगा, ऐसा नहीं। सर मछली का मतलब ये समझिए, स्टॉक में ही मैं बात कर रहा था, मछली का बस बहाना था। Wave 1, 2, 3, 4, 5 form an impulse and wave ABC from a correction. The 5 wave impulse in turn forms wave 1 and the next largest degree, and the 3 waves correction from wave 2 and the next largest degree. Corrective wave normally has distinct price movement. 2 in the direction of the main correction, that is A and C, and 1 against it B. Wave 2 and 4 in the above pictures are correction, and these waves typically have the following structure. ये देखो सर, जब वेव गिरता है माने करेक्शन फेज कैसे होता है, ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मार्केट करेक्शन में जा रहा है कि मार्केट इंपल्स मूवमेंट में है। मार्केट देख के समझना है ना, सीखने का कारण क्या है, ताकि आप खुद समझ पाओ। ये देखो मार्केट जब गिरेगा ऐसा करके गिरेगा। ए माने ये जो ए है ना सर, इसमें भी देखो 3-4 बार वो कर चुका है। फिर जब ए से फिर से देखो बी में गया, ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड चालू हो गया, इसका मतलब है कि वो थोड़ा बहुत थमता है। उसके बाद देखो बी से सी का मूवमेंट देखो और ज्यादा। ठीक है, अब वो डिपेंड करते हैं ऊपर जाने का मौका, माने ऊपर तो तभी जाएगा सर स्टॉक गिरने के बाद अगर उसका सारा सिचुएशंस वैलिड करता है। जो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग 6 चेकलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिन लोगों को हो चुका है वो लोग जानता है, और जिनका नहीं हुआ उनको मैं पढ़ाऊंगा। 6 चेकलिस्ट पॉइंट, उसको सीखते ही टेक्निकल एनालिसिस समझ में आए कि आपको पूरा, आपको कैंडल आना चाहिए, आपको वॉल्यूम आना चाहिए, आपको मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको आरएसआई आना चाहिए, एमएसीडी समझ में आना चाहिए। ठीक है, इस तरह का बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, एमए क्रॉस, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आना चाहिए। इस तरह का 5-6 चीजें हैं। अगर आप ये चीज समझ जाते हो तो वापस गिरने के बाद स्टॉक में फिर से ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। लेकिन आई होप कि आपको समझ में आया कि करेक्शन फेज कैसे काम करता है। तो ये देखने से ही समझ में आना चाहिए कि ये करेक्शन हो रहा है। Note, in this picture, wave A and C move in the direction of the trend at one larger degree and therefore are impulsive and composed in 5 waves. Wave B, in contrast, is counter trend and therefore corrective and composed of 3 waves. तो अल्टीमेटली आपको ये बात समझ में आएगा कि कैसे इंपल्स मूव एंड करेक्शन मूव काम करता है। अब वेव का भी बहुत सारा डिग्री होता है, नाम के लिए कोई पढ़ सकता है जो लोग एग्जाम देगा, अदरवाइज इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बाकी यहाँ पर एलियट वेव थ्योरी का पॉपुलैरिटी, इसके बारे में थोड़ा सा बोला है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली मार्केट बिहेवियर को ही बताता है। बॉटम लाइन क्या निकला, एलियट वेव प्रैक्टिशनर्स जो एलियट वेव प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग तो होते हैं ना सर कि सिर्फ एलियट वेव को ही फॉलो करता है और कुछ नहीं फॉलो करता, एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। सर हमको क्या करना चाहिए? सर वो तो आप बाद में डिसाइड करोगे। ये एक खेलने का शॉट है। अब ये शॉट आपको पसंद होगा तो खेलो, अगर पसंद नहीं होगा तो छोड़ो। लेकिन शॉट जानना चाहिए कि ये भी एक शॉट है। विराट कोहली आज तक कभी स्वीप शॉट नहीं मारा, तो क्या विराट कोहली सेंचुरी नहीं मार पाता? नहीं सर, मारा है। कब मारा था? आईपीएल का मैंने देखा है। हाँ, एबी डिविलियर्स से सीखा है। ये उतना नहीं मारते हैं लेकिन कब मारा है? उतना माने एक इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद स्वीप शॉट एक इतना पॉपुलर है क्रिकेट में, लेकिन विराट कोहली खेलने में डरता है बेसिक। ठीक है, वो डरता है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आड़ा दाड़ा नहीं मारता है। हाँ? वो है, आड़ा दाड़ा हाँ, मैंने वो ऐसा करके खेल नहीं पाता, तो इसलिए मैं क्या बोला कि अगर आपको नहीं आता है शॉट तो कोई बात नहीं, फिर भी वो सक्सेसफुल है ना, वही मैं बोल रहा हूँ। So Elliott wave practitioners state that simply because the market is fractal does not make the market easily predictable. Scientists recognize tree as a fractal, but that does not mean anyone can predict the path of each of its branches. एक पेड़ का जो ब्रांचेस निकलते हैं किधर जाएगा पता चलना मुश्किल होता है. In terms of practical application, the Elliott wave principles has its devotees and its detractors like all other analysis methods. मैंने इसका भी फैन फॉलोइंग है, इसका भी मैंने जो लोग इसके अगेंस्ट में बोलते हैं ये भी है, तो दोनों है. ठीक है, अब अगर आपको समझ में आए एलियट वेव का कॉन्सेप्ट आपको मार्केट में देखने को मिले आप करो, अगर आपको नहीं मिले तो आप छोड़ो. मैंने बेसिकली आप दूसरा चीज है और भी है मार्केट को समझने का, तो मैंने पढ़ा दिया एलियट वेव. दो थ्योरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, एक डाउ और एक एलियट वेव, इसलिए मैं दो थ्योरी पढ़ा. ये दो थ्योरी मार्केट में कैसे बिहेव करता है जानना जरूर हो, इसलिए मैं पढ़ाने के टाइम पे पढ़ा. ठीक है सर, इसके बाद टेक्निकल पे कुछ है क्या? हाँ सर, इसके बाद भी कुछ एक दो टॉपिक है स्पेशल टॉपिक के अंदर, जैसे ये सब स्पेशल टॉपिक में चल रहा है. मैंने मेन टेक्निकल एनालिसिस का जो सिलेबस होता है उससे थोड़ा सा हटके पॉइंट चल रहा है, तो इसको कोई भी समझ सकता है, जो पहले क्लास किया है वो भी समझ सकता है, जो नहीं किया है वो भी समझ सकता है. यानी इसके साथ ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि नहीं मेरे को टेक्निकल आना चाहिए तभी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ऐसा कोई मैटर नहीं. ठीक है, तो जिसका टेक्निकल कंप्लीट है वो भी समझ जाएगा, जिसका कंप्लीट नहीं है वो भी समझ जाएगा. ठीक है, तो ऐसा और भी दो चार टॉपिक है जो मेरे को लगता है एक बार आपको बताना चाहिए, तो मैं अगला 2-3 क्लास में बताऊंगा, उसके बाद में बाकी चीजों में बताऊंगा. ठीक है, कल मिलते हैं सर ऑप्शंस में. इन द मेन टाइम ट्रेडिंग करते रहो, देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो. ठीक है, बाय. ठीक है सर, हाँ कल ऑप्शन. बाय सर, टाटा. ठीक है चलो. हाँ थैंक्स.